हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस सेशन पे हमने जाना कि काउंटिंग क्या है, सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल से क्या मुराद है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या डेफिनेशन है और डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। इस सेशन पे हम देखेंगे कि कंबाइनिंग द सम एंड प्रोडक्ट रूल के जरिए से हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक को भी जान सकेंगे। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बेस्ड ऑन द टॉपिक इंडिविजुअली हम सेशंस पे कवर कर रहे होते हैं। तो फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद यूट्यूब पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, इसके प्लेलिस्ट पर जाएँ जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है, विथ ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। रिविजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं काउंटिंग चैप्टर पर। तो सबसे पहले तो हम काउंटिंग प्रिंसिपल्स को रिकॉल करते हैं कि हमारे पास सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल था। सम रूल का मतलब ये था कि हमारे पास अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इधर वन वे हो या फिर N2 वे हो तो हम इन दोनों को सम करके भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रोडक्ट रूल ये था कि हम अपने प्रॉब्लम को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट पर, जैसे हमने N1 वे और N2 वे कहा था। N1 फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा जबकि N2 सेकंड पार्ट को। तो इसी चीज़ को हम प्रोडक्ट वे पे भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें हम सम एंड प्रोडक्ट दोनों रूल को इस्तेमाल कर रहे होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज स्टेटमेंट लेबल्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ईदर अ सिंगल लेटर्स और अ लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉसिबल लेबल। अच्छा, क्वेश्चंस को हमें बगौर समझना है। देखिए प्रीवियस सेशंस तक हमने देखा था कुछ प्रॉब्लम्स में कि कुछ डिजिट्स होते थे दो, वो ये कहते थे कि पहले हमारे पास कुछ लेटर आएगा उसके बाद कुछ डिजिट्स आएगा फॉलोड बाय। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास ईदर, ठीक है, लैंग्वेज में ईदर कहा जा रहा है या तो वो सिंगल लेटर हो और के बाद कहा जा रहा है अ लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट्स, ठीक है, या फिर लेटर हो उसके साथ भी क्या मौजूद हो, डिजिट मौजूद हो। तो हाउ मैनी या फाइंड द नंबर ऑफ द पॉसिबल लेबल, ठीक है, पॉसिबल लेबल्स क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंसीडर वेरिएबल नेम्स वन कैरेक्टर इज लेंथ, ठीक है। अगर मैं पहले पार्ट को देखूं तो इधर अ सिंगल लेटर है, तो सिंगल लेटर्स में कोई भी आ सकता है अल्फ़ाबेट्स में से। तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं फॉर अ वेरिएबल लेंथ ऑफ 1, ठीक है, पहले के लिए। सेकंड, कंसीडर वेरिएबल नेम टू कैरेक्टर्स इन डिजिट्स, क्योंकि उसने और के साथ कहा था लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट्स। Since the first letter is a letters, first character is a letter, so which mean there are 26 ways to choose it. कोई भी एक कर सकता हूँ 26. The second is digits, which mean there are 10 ways. कोई भी ले सकता हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं followed by a digits, letter followed by a digits के लिए करूँ तो 260 ways हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अब मैं बताना चाह रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल लेबल्स। तो मुझे सेकंड लेटर्स, सिंगल लेटर्स ऑफ लेटर फॉलोड बाय डिजिट्स, इन दोनों के बिहाफ पर अब बताना है। तो इन दोनों के बिहाफ पर मुझे क्या करना होगा, सिंगल लेटर्स के जितने कॉम्बिनेशंस थे वो और लेटर फॉलोड बाय डिजिट्स के जितने कॉम्बिनेशन है उनको सम करके बताऊंगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 26 सिंगल लेटर के लिए और 260 लेटर फॉलोड बाय डिजिट्स के लिए। तो टोटल कितने आ गए, 286 पॉसिबल वेरिएबल्स नेम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जहां पर हम सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों को अप्लाई करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है, जैसे अभी हमने एक एक स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके इसके सोल्यूशन की तरफ जंप किया। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, अ कंप्यूटर एक्सेस कोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम 1 to 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ रिपीटेशंस अलाउड, ठीक है। अब कंप्यूटर एक्सेस कोड है जो कंसिस्ट होता है ऑफ फ्रॉम 1 to 3 लेटर्स, ठीक है, जो कि 1 से 3 लेटर्स के दरमियान कंसिस्ट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और उसमें रिपीटेशन अलाउ है। तो हाउ मेनी डिफरेंट कोड्स वर्ड्स आर पॉसिबल, तो कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं। रिपीटेशन अलाउ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक्सेस कोड बन रहा होगा तो वो सेम कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर की बात करूँ, सेकेंड और थर्ड, तो अगर इसमें से 26 कैरेक्टर में से कोई भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, तीनों में ही आ सकते हैं। अब नंबर ऑफ कोड वर्ड ऑफ लेंथ 1, जब लेंथ 1 की बात करूंगा तो 26 होगा, लेंथ 2 की बात करूंगा तो 2 की पावर 26 की पावर 2, यानी ये दोनों मर्ज होकर हो गए, और 3 की बात करूंगा तो ये तीनों हो जाएंगे। तो मैं प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखूं या पावर के फॉर्म के लिखूं, बात एक है। अच्छा, अब जब मैंने ये लेटर्स का बता दिया, लेंथ 1, लेंथ 2 और लेंथ 3, अब मुझे क्या करना है, टोटल बताना है इनका। तो टोटल करने के लिए मैंने 26 का जो भी पावर 1 है तो 26 ही होगा, 26 पावर 2, 26 पावर 3, इन तीनों को आपस में क्या कर रहा हूँ, ऐड। तो इस बिहाफ पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है 18278, यानी 18278 वेज मिल रहा है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हमें समझ में आए। कंप्यूटर एक्सेस कोड वर्ड कंसिस्ट ऑफ फॉर्म फ्रॉम 1 to 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेस कोड वर्ड है जो कंसिस्ट करता है 1 से 3 डिजिट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे, जिसमें रिपीटेशन अलाउ है। तो हाउ मैनी डिफरेंट कोड्स वर्ड्स आर पॉसिबल। ठीक है, कितने पॉसिबल कोड्स पॉसिबल हैं? तो 1 से 3 के दरमियान है वो, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जब मैं 1 की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ 26 होगा, 2 की बात करूँगा तो 26 स्क्वायर हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के साथ, और जब मैं 3 की बात करूँगा तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक वो क्या हो जाएगा 26 पावर 3। जब मैं तीनों को ले लूँगा 1 to 3 में, तो इन तीनों के वर्ड्स का जो सम होगा वही पॉसिबल वे होगा। उसी चीज़ को हमने सम पर अप्लाई किया और हम अपने पॉसिबल वर्ड्स काउंट तक पहुँच गए। ठीक है, कंबाइनिंग द सम एंड प्रोडक्ट रूल्स अलाउ अस टू सेव मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसके जरिए से हम मजीद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच यूजर ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ पासवर्ड विच इज़ 6 to 8 डिजिट्स लॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन समझे, 6 से लेकर 8 डिजिट्स तक लॉन्ग हो सकता है हर यूज़र के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम पे पासवर्ड रख रहा है। वेयर ईच कैरेक्टर इज़ एन अपर केस लेटर और अ डिजिट्स, यानी अपने पासवर्ड में जो एक कैरेक्टर्स है वो अपर केस हो सकता है या फिर डिजिट्स, अपर केस भी हो सकता है और आ डिजिट्स। ठीक है, क्वेश्चन हमें सबसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सोल्यूशन पे जाने से पहले अगर आप प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को कंसीडर करें तो हमने वहाँ पर अभी देखा कि जो पॉसिबल वेज थे वो 1 से 3 लेटर्स के लिए थी, 1 to 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट थे। अब यहाँ पर पासवर्ड जो कहा गया है वो 6 to 8 डिजिट्स का है। तो इन शॉर्टली मैंने उसे P6, P7 और P8 से रिप्रेजेंट किया है। तो P6 का मतलब है कि 6 लेंथ है, 7 का मतलब 7th और P8 का मतलब है 8 लेंथ है। तो जो सम रूल अप्लाई होगा, जो P6 में जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो, 7 में जितने बन रहे हैं वो, और 8 में जितने बन रहे हैं उन तीनों का क्या होगा, ऐड होगा। तो ये हमारे पास टोटल क्या बनेंगे, बाय द सम रूल टोटल नंबर ऑफ द P बनेंगे, यानी हाउ मैनी पॉसिबल पासवर्ड आती है बेस्ड ऑन द वैल्यू। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चंस को मजीद एक्सप्रेस करूं तो लिखा हुआ है ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 डिजिट्स, यानी हर में 1 डिजिट्स भी होना चाहिए, ये भी हमें देखना है। सो अगर मैं सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट जाऊं, सो द फर्स्ट बुलेट यहाँ पर हमें बता रहा है टू फाइंड ईच ऑफ P6, P7 और P8 वी फाइंड दैट नंबर ऑफ द पासवर्ड ऑफ द स्पेसिफाइड लेंथ कंपोज्ड ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। यानी आप लेटर और डिजिट्स की बात करें तो 26 + 10 वो क्या हो जाएंगे 36, तो 36 हो सकते हैं। अब 36 + 6 का मतलब ये है कि कितने नंबर्स ऑफ द डिजिट्स के लिए वो पासवर्ड है 6 के लिए, तो 36 की पावर 6 हो गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा पासवर्ड हो जिसमें डिजिट्स मौजूद ना हो। ठीक है, एटलीस्ट होना चाहिए ना वहाँ पे 1 डिजिट, तो उसमें हमने माइनस कर दिया 26 to power 6, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ द कंपोज्ड only of the letters. We find that 36 to power 6 minus 26, that will be the answer for only for P6. 7 के लिए सेम लॉजिक इस्तेमाल की गई, 8 के लिए 8 की लॉजिक इस्तेमाल की गई। जब हमें P6, P7 और P8 पता चल गया तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड। सो दीज आर ऑल आर द पॉसिबल नंबर ऑफ द outcomes or the possible number of the password based on the questions requirement कि each कैरेक्टर इज़ एन अपर लेटर और अ डिजिट्स, यानी या तो वो अपर केस हो सकता है डिजिट्स के साथ या फिर डिजिट हो सकता है, लेकिन ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट्स। तो बेस्ड ऑन दिस दैट विल बी द सोल्यूशन। द सब्ट्रैक्शन रूल, दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। हमने सम रूल देख लिया, प्रोडक्ट रूल देख लिया, और उसके बाद उसे मर्ज भी करना देख लिया कि वो मर्ज होने के बाद सोल्यूशन किस तरह से दे रहे होते हैं। सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, बड़ा ईजी है। इफ अ टास्क कैन बी डन ईदर इन वन ऑफ n1 ways or in one of n2 ways, then the total number of the ways to do the task is n1 plus n2। यहाँ तक की जो चीज़ थी वो बिल्कुल वही थी जो हमने सम रूल पे भी देखा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है माइनस द नंबर ऑफ द ways to do the task that are common to the 2 different ways, यानी उस चीज़ को माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है। हमने सम रूल में ये देखा था कि जो n1 तरीका होता था उसमें जो भी एलिमेंट था वो n2 से मैच नहीं करता था, यही वजह कि हम उसे ऐड करते थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन पे क्या करना है, हम दोनों को ऐड तो करेंगे लेकिन उसके बाद वो माइनस कर देंगे उस दोनों एलिमेंट के वेज को जो दोनों में कॉमन है, यानी n1 में भी मौजूद है और n2 में भी मौजूद है। तो उसे प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इस तरह से लिखा जा सकता है कि A यूनियन B इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ द A कार्डिनैलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, क्या मैं उसे कुछ वेन डायग्राम पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये वेन डायग्राम है तो अगर मैं कॉमन की बात करूँ जो मैच हो रहा होगा वो ये पार्ट होगा। ठीक है, और जो मैच नहीं है वो ये रहा ए, ये रहा बी। तो ये वो पार्ट है जिसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यही चीज़ यहाँ पे कार्डिनैलिटी में दिखाई जा रही है।
एग्जाम्पल देखते हैं. हाउ मेनी बिट्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 स्टार्ट ईदर विथ अ 1 बिट और एंड विथ अ 2 बिट्स 0 0. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हाउ मेनी बिट्स स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ दैट स्टार्ट फ्रॉम 1. ठीक है, 8 का मतलब ये कि 8 ब्लॉक होना चाहिए हमारे पास सबसे पहले. तो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 1 से पहला, और सेकंड पे ये बताया जा रहा है और के साथ दैट एंड विथ 2 0, यानी ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा. पहली चीज़ वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, देखें सोल्यूशन पे. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो 2 की पावर 7 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिजर्व हो गया. यहाँ पे 0 1 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. ठीक, तो 2 की पावर 7 का मतलब ये कि यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस के बिहाफ पर. अभी तो हम सब्ट्रैक्शन रूल देख रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन रूल का मतलब ये हुआ कि उसमें एट लास्ट तो हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसके पहले मजीद भी कोई रूल अप्लाई हो रहा हो. क्योंकि आप अगर वेन डायग्राम को देखें तो जब तक कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी मैं उस वक्त तक सब्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं कर सकूंगा इसमें, जिसको हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रूल कह रहे हैं. ठीक है, पहली चीज़ हो गई. सेकंड पार्ट को देखें तो 00 लास्ट में आ रहा है, तो 2 की पावर 6 ये 64 वेज हो गए. अब यहाँ पर देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों को यहाँ पर क्या करके दिखाया गया है, मर्ज करके, यानी ये दोनों कॉमन बन रहे हैं ना. अगर मैं एक ऐसी स्ट्रिंग देखूँ जिसमें 1 आ रहा हो और लास्ट में दोनों जीरोज आ रहे हो, तो 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन बनेगी जो कि 32 के बराबर है. अब मैंने क्या किया, a प्लस b. ठीक है, a प्लस b हो गए. अब इसमें कॉमन कौन सा पार्ट है, 32. अब इस चीज़ को बड़े स्ट्रांगली देखें. अगर मैं यहाँ पर स्पेस देखूँ तो ये कंप्लीट वो स्पेस है जिसमें मैं अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ. पहली चीज़, यहाँ पर वो स्पेस है कि इसमें मैं अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये पार्ट कॉमन नहीं हो रहा है तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा. ये पार्ट कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ से मैं हटा दूंगा. ये वो पार्ट बन गया जो दोनों में सेम है, यानी ये स्पेस दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. यही चीज़ यहाँ पर भी मौजूद है. देखें, यही स्पेस मिल रहा है. यही वजह है कि जो तीनों में स्पेस मैच हो रहे थे, यानी ए और बी में, जिसके बिहाफ पर सी मिला हमें, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, माइनस. तो आंसर आ गया हमारे पास 160, विच मीन देयर आर 160 वेज, 160 यूनिक वेज टू डू द टास्क. ठीक है, सब्ट्रैक्शन रूल पे हमने यही देखा है कि वो दोनों चीज़ें दोनों में क्या हो रही, कॉमन. तो जब सब्ट्रैक्शन रूल का हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमें डेफिनेशन याद रखना है कि n1 और n2 को हम ऐड ज़रूर करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे जो दोनों में कॉमन है, और यही चीज़ हमने यहाँ पर देखा. राइट. The second one, counting function. How many functions are there from a set of m element to a set of n elements? ठीक है, हमें numbers functions बताने हैं कि how many functions are there set में. solution में ये बात हमें समझ में आएगी. Since a function represent a choice of one of the n element of the codomain for each of the m element, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक चॉइस है जो कि n एलिमेंट्स को लेकर जा रहा है को डोमेन पे फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द m एलिमेंट. बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रूल क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो n सेट है या n एलिमेंट्स हैं उन तमाम का मैं प्रोडक्ट रूल ले लूँ, n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n सो ऑन, और उसे मैं n टू पावर m के फॉर्म पर शो कर सकता हूँ, एंड दैट इज शोज द सच फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड हियर, दैट इज सेड टू बी अ काउंटिंग फंक्शन. The another concept, counting one-to-one function. How many one-to-one functions are there from a set with m element to one with n elements? One-to-one function का मतलब ये है कि हर जो डोमेन है और को डोमेन की वैल्यूज है वो मैप्ड हुई हुई है इंडिविजुअली, वन टू वन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. सपोज द एलिमेंट इन द डोमेन आर a1 a2 an. हमारे पास ये डोमेन मौजूद है. ठीक है, देयर आर n ways to choose a value of a1, n-1 वे टू चूज़ a2. यानी जब मैं पहले को चूज़ कर रहा हूँ तो हमारे पास n वे, लेकिन जब मैं 2 पे जा रहा हूँ तो हमें n-1 करना होगा क्योंकि एक कम हो गए. द प्रोडक्ट रूल टेल अस दैट देयर आर n-1, n-2, n-m21 अन फंक्शन. यानी ये वो फंक्शन है जिसके बेस पर हम अपने एलिमेंट्स को चूज़ कर सकेंगे 1-to-1 फंक्शंस के बिहाफ पर. राइट. इस बिहाफ पर, यानी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसे हम ट्री डायग्राम कह रहे हैं. इस क्वेश्चन को समझेंगे वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा. सो वी कैन सॉल्व मैनी काउंटिंग प्रॉब्लम्स थ्रू द यूज ऑफ द ट्री डायग्राम वेयर अ ब्रांच रिप्रेजेंट अ पॉसिबल चॉइस एंड द लीव रिप्रेजेंट पॉसिबल आउटकम. यानी जो हमारे पास ब्रांचेस होंगे वो पॉसिबल चॉइस को रिप्रेजेंट करेंगे और जो लास्ट में लीव बचेगा वो पॉसिबल आउटकम बताएगा. So example, suppose that I love discrete mass t-shirts come in a 5 different sizes, SM which means small, a medium, large, extra large and extra extra large. Each size comes in a 4 colors. ठीक है, हर साइज जो है वो 4 कलर्स में अवेलेबल हैं, white, red, green and black. Except extra large,
विच कम्स ओनली इन रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज है जो ग्रीन, रेड और ब्लैक में मौजूद है, एंड एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये इन 3 पे मौजूद है। बाकी जो 3 कॉम्बिनेशंस थे वो वाइट, रेड, ग्रीन और ब्लैक में मौजूद है। सो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ दी शर्ट्स दैट आर दैट द कैंपस बुक स्टोर नीड टू स्टॉक टू हैव वन ऑफ ईच साइज एंड द कलर अवेलेबल। ठीक है, क्या हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ दी शर्ट्स। मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स क्या होगा, दैट द कैंपस बुक स्टोर नीड टू स्टॉक, बुक स्टोर को स्टॉक करने की ज़रूरत है, टू हैव वन ऑफ ईच साइज एंड कलर अवेलेबल, यानी उसके पास कम से कम एक साइज़ होना चाहिए और उसके कलर्स अवेलेबल होने चाहिए जो हमें शर्ट्स में एग्जाम्पल में बताए गए। तो वो पॉसिबल नंबर क्या होगा, इस चीज़ को समझने के लिए हमने सबसे पहले ट्री बनाया। तो हमने सबसे पहले जो पेरेंट नोड बनाया है वो हमारे पास टी शर्ट है। तो टी शर्ट्स की कितने कैटेगरीज़ हैं, हमने कहा कि हमारे पास स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज है। अभी हमने क्वेश्चन पे देखा कि जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज हैं उनमें ये कलर्स कॉम्बिनेशन है, देखें सब में सेम है, 4 4 और 4। लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में इस तरह के कॉम्बिनेशन से, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू था। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज था, अगर आप देखें, विच कम्स ओनली इन ग्रीन एंड ब्लैक। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो सिर्फ ग्रीन एंड ब्लैक में मौजूद है। तो हमने यहाँ पर देखें ग्रीन एंड ब्लैक लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरह से बना दे रहा हूँ ताकि ये कॉम्बिनेशन। सो बेस्ड ऑन दिस हमें समझ में आ गया कि द स्टोर मस्ट स्टॉक 17 टी शर्ट्स, यानी कम से कम उसे 17 टी शर्ट्स रखने की ज़रूरत है, जिसके बिहाफ पर उसे हर साइज़ भी मिल जाएगा। ठीक है, और हर कलर्स भी मिल जाएंगे। कम से कम मिनिमम 17 नंबर ऑफ शर्ट्स होनी चाहिए। और ये हमें कैसे पता चला, जब हमने इसकी ट्री बनाई। अगर आप इसे काउंट करें 4 4 4, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 4 हो गए, ये हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया 2। ठीक है, ऐड करेंगे 4 4 4 12 हो गए, 12 एंड 3 15, 15 प्लस 2 इक्वल टू 70, द सम रूल। ठीक है, इन तमाम को आप ऐड कर लें, इसके बिहाफ पर हमें क्या मिल गया, 17, दैट्स अ मिनिमम नंबर। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी सम एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ द काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन रूल क्या हो सकता है। ठीक है, हम उसे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बिहाफ पर किस तरह से देखते हैं, प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं, मैच वैल्यू से क्या मुराद है। फिर हमने काउंटिंग फंक्शन को देखा, 1 to 1 फंक्शन के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं जब हमारे पास m एलिमेंट हो और हमें n एलिमेंट से उसे मैप कराना हो या चूज़ करना हो। फिर हमने ट्री डायग्राम पे देखा कि काउंटिंग प्रॉब्लम्स को ट्री डायग्राम के ज़रिए से भी सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद थे और हमने उसे सॉल्व करके भी देखा। तो इस तरह से हमने 6.1 के तमाम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो 6.2 पे हम देखेंगे कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, जनरलाइज पिजन प्रिंसिपल होल्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज पर आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त पता चलती रहें और इसी तरह से आप आगे लर्न करते रहें चीज़ों को। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।